गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर कोड FC1 से कॉजन थ्योरी, जिसे हम कारणत्व का सिद्धांत या कारणवाद भी कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में कार्यकरण के सिद्धांत अथवा कारणवाद कॉजन थ्योरी का वर्णन करें। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि कारण इतिहास के शब्दकोश में शामिल नहीं किया जा सकता, परंतु एक ऑक्सफोर्ड का यह मत इतिहास के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों का लेखा जोखा है। मनुष्य के कार्यों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अकारण ही मनुष्य कोई क्रिया नहीं करता। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों के अभाव में मनुष्य ने सड़कों का निर्माण किया। समुद्र में विचरण करने के लिए पहले नावें बनाई गई, फिर जहाज बनाए गए। अतः स्पष्ट है कि इतिहास के निर्माण में कारण तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। कॉलिंगवुड का मत है कि कारण वह प्रमुख तत्व है जो मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और बाध्य करता है। कार ने भी लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों की खोज है। इतिहास द्वारा अतीत की घटनाओं के परोक्ष में कारणों की खोज का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वर्तमान का निर्माण अतीत की नींव पर हुआ है। इस प्रकार वर्तमान का कारण अतीत है। कारणों के अभाव में किसी परिणाम की खोज करना इतिहास के उद्देश्यों की उपेक्षा करना है। अतः इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य व्याख्या के परिवेश में अंतर्निहित कारणों की खोज करना है। लेकिन किसी घटना विशेष के कारणों की व्याख्या करने में इतिहासकार में मतैक्य का अभाव होता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न रूप से किया है। आमतौर पर जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा, शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद की भावना आदि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इतिहासकारों में के मत वैभिन्नता में उनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म और व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विशेष स्थान रहता है। ऐसी स्थिति में कारणों का विश्लेषण संदिग्ध हो जाता है। इतिहास में कारण एक घटना अथवा क्रिया होती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपीय शक्तियों के मध्य बढ़ते वैमनस्य की व्याख्या करते समय इतिहासकार का ध्यान उन कारणों की ओर केंद्रित रहता है। इससे स्पष्ट है कि किसी घटना के परोक्ष में एक नहीं अनेक कारण निहित होते हैं। प्रत्येक कारण विशेष परिस्थिति विशेष की उपज होते हैं। कारण सिद्धांत की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। विलियम जेम्स के अनुसार इतिहास की निष्कर्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहासकार को उन कारणों के अन्वेषण के लिए बाध्य करती है जो किसी घटना अथवा कार्य के मूल में होती है। वास्तव में कारण के अनुसार ही परिणाम होता है। कार्यकरण के संबंध को स्पष्ट करते हुए मैडलबाम ने लिखा है कि जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है उसे कारण कहते हैं, और उसके प्रभाव से परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। यदि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है तो निश्चित रूप से इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि वह कारणों की व्याख्या में बाह्य तथा अभ्यंतर पक्षों पर भी ध्यान दें, क्योंकि मनुष्य का कार्य बाहरी तथा अभ्यंतर प्रभाव का ही परिणाम होता है। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति के कारण की व्याख्या करते समय इतिहासकार अपने को अकबर की परिस्थिति में रखकर उसी के रूप में समस्याओं पर विचार करता है। परिस्थितियां बाह्य पक्ष होती हैं। अकबर की भावनाओं की अनुभूति कारण का अभ्यंतर पक्ष होता है। इतिहास में कारण की अवधारणा सर्वप्रथम अरस्तु ने कार्यकरण के संबंध में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उसका मत था कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। इतिहास के प्रणेता हेरोडोटस भी कार्यकरण संबंध को मान्यता देते थे। उसने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि उसके इतिहास लिखने का एकमात्र उद्देश्य ग्रीक तथा बर्बर जातियों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना तथा पारस्परिक युद्धों के कारणों का स्पष्टीकरण करना है। कॉलिंगवुड का मत है कि 15वीं शताब्दी में कारण का अभिप्राय अपराध, दोषारोपण, युद्ध, पाप,
एवं अनुचित कार्य रहा। वास्तविक अर्थ में कारण की स्पष्ट व्याख्या 18वीं शताब्दी में की गई थी। इस काल में कार्यकरण संबंध की स्पष्ट व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने प्रस्तुत की। उसने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राजवंश के उत्थान और पतन के कुछ नैतिक, भौतिक और सामान्य कारण उत्तरदायी होते हैं। रेनियर के मतानुसार इतिहास में कोई घटना एक नहीं वरन अनेक कारणों का परिणाम होती है। इतिहासकार का कार्य इन्हीं कारणों को क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना होता है। कार ने लिखा है, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इसी प्रकार रोशनफील्ड का कहना है कि कार्यकरण सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना के कारण तथा परिणाम संबंधों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास अतीत के मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मानवीय कार्य अथवा घटना के कारणों को जानने का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना का ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन कॉलिंगवुड का यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कुछ घटनाओं में मानवीय क्रिया प्रधान न होकर प्राकृतिक कारण प्रधान होता है। जैसे बाढ़, भूकंप आदि दैवीय प्रकोप मनुष्य की इच्छा के विपरीत परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद तुगलक के दोआब कर वृद्धि योजना की विफलता का कारण भीषण हिमपात था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः भूकंप था। अतः इतिहासकार को ऐतिहासिक शोध में घटनाओं को प्रभावित करने वाले समस्त अनिवार्य कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। परंतु डेविड थॉमसन के अनुसार आधुनिक इतिहासकार कारणों की व्याख्या करने के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ इतिहासकारों को कारण व्याख्या का आधार चयनात्मक, विषयात्मक तथा एकपक्षीय होता है। विषय की जटिलता के कारण इतिहासकार व्याख्यात्मक पद्धति को न अपनाकर वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेते हैं, जबकि इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य कारण तथा उसके प्रभाव की समुचित व्याख्या करना है। वाल्श का मत है कि किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक शोध का लक्ष्य नहीं है। कारणों के प्रस्तुतिकरण के उपरांत इतिहासकार यह समझने का प्रयास करता है कि कारणों में भी कुछ कारण कौन था जिसके परिणाम स्वरूप आमुख घटना हुई। इस प्रकार वह कारणों की क्रमबद्धता में सहायक तथा प्रमुख कारणों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण की नींव तो तभी पड़ गई थी जबकि बिस्मार्क ने फ्रांस से अल्सेस लावा लॉरेन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, परंतु इसके बाद भी घटनाओं का क्रम जारी रखा। कैसर विलियम द्वितीय साम्राज्यवादी नीति, यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य सैनिक प्रतिस्पर्धा, जर्मनी की औपनिवेशिक नीति, मोरक्को संकट, फशोदा संकट, आगादीर घटना आदि घटनाएं हुई, फिर भी युद्ध न छिड़ सका। परंतु ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरजोवा में हत्या हो जाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अतः सेरजोवा हत्याकांड को ही हम प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक और मूल कारण मान सकते हैं। इस प्रकार कारणों में एक प्रधान कारण होता है जिसे हम मूल कारण कहते हैं, अन्य कारण सहायक है। इतिहासकार कारणों की क्रमबद्धता को निश्चित करता है। इतिहास में नियतिवाद एक आस्था या विश्वास है। इसके अनुसार यह समझ लिया जाता है कि जो कुछ घटित होता है उसके एक या अनेक कारण होते हैं और वह किसी कारण अथवा कारणों से भिन्न हुए बिना भिन्न तरीकों से घटित नहीं हो सकता। इस प्रकार नियतिवाद इतिहास की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव व्यापार की समस्या है। पापर का मत है कि मानवीय कार्य व्यवहार में सब कुछ संभव है, लेकिन पापर ने इस मत को तर्कहीन और भ्रामक बताते हुए और कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अभिप्राय अतीत में मानवीय कार्यों तथा उपलब्धियों का अध्ययन करना होता है। मेडलबाम का कहना है कि मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाएं ऐतिहासिक ज्ञान में निहित है। कॉलिंगवुड भी इतिहास को अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन मानते हैं। अतः इतिहासकार को चाहिए कि मानवीय व्यवहार के कारणों का अन्वेषण करे। मेडलबाम ने नियतिवाद का समर्थन किया है। उनका मत है कि विश्व की ऐतिहासिक घटना
नियति का परिणाम है, एक दूसरे से संबंधित होता है, एक कारण दूसरे से संबंधित होता है। यह सार्वभौमिक नियम है कि प्रत्येक घटना या मानवीय कार्य व्यवहार कारणों की नियति का परिणाम है। अब हम देखेंगे इतिहास में संयोग। कार का मत है कि इतिहास कम या अधिक संयोगों का अध्ययन है, घटनाओं का ऐसा क्रम जिसका निर्णय संयोग करते हैं। उनका कारण अत्यंत सामान्य होता है। उदाहरण के लिए एक्टियम के युद्ध का परिणाम पूर्व निर्धारित कारणों का परिणाम न होकर क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण था। 1920 ईस्वी में यूनान के सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु पालतू बंदर के काट लेने से हुई और यह तभी से यूनान में विनाश के बादल छा गए और अनेक दुर्घटनाओं में 2.5 लाख यूनानी मारे गए। इसी प्रकार भारतीय इतिहास में सहयोग के प्रभाव की प्रधानता स्वीकार की है। उदाहरण के लिए 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का कारण संयोग ही था, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में ही तीर द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे बंदी बनना पड़ा। 1545 ईस्वी में कालिंजर की विजय के समय संयोगवश गोला फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत कर दिया। 1556 में हेमू की पराजय भी आंख में तीर लग जाने से हुई थी, अन्यथा मुगलों के विरुद्ध उसकी विजय सुनिश्चित थी। रोमन इतिहासकार पॉलीबियस ने भी संयोग के निर्णायक प्रभाव को मान्यता दी है। गिबन ने लिखा है कि रोमन साम्राज्य का उदय भी संयोग का ही परिणाम था। टैसिटस ने रोमन साम्राज्य के पतन में भी संयोग की प्रधानता को स्वीकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहास निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का एक अध्याय है। 2 विश्व युद्ध के मध्य जर्मनी का इतिहास अनेक संयोगों पर आधारित रहा। बीमर गणतंत्र की स्थापना, हिंडनबर्ग का राष्ट्रपति बनना, हिटलर का तानाशाह बनना आदि घटनाएं संयोगों का परिणाम थी। ट्रोट्स्की ने भी संयोग सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आकस्मिक दुर्घटनाएं किसी कमी की पूर्ति करती है और स्वयं ही रद्द भी होती रहती है। संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया दुर्घटनात्मक के माध्यम से ऐतिहासिक नियमों का परिवर्तन है। दुर्घटनाओं के स्वाभाविक चयन के माध्यम से ऐतिहासिक नियमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि इतिहास में संयोग की अपेक्षा करना अत्यंत कठिन है। संयोग के कारण इतिहास की गति ही अवरुद्ध नहीं हुई, वरन इतिहास की गति का प्रभाव ही एक विपरीत दिशा में मुड़ गया। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की पराजय और भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना संयोग के प्रभाव को परिलक्षित करती है। लेकिन कुछ इतिहासकार इतिहास में संयोग को महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इतिहास में संयोगों को किसी घटना की जड़ मान लेना महान भूल है। ऑक्शाट ने लिखा है कि इतिहास में किसी अदृश्य शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार करने का अभिप्राय इतिहास को अनैतिहासिक स्वरूप प्रदान करना होगा। इतिहास में ना तो कोई दुर्घटना होती है, ना कोई हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी, क्योंकि स्त्री सौंदर्य के प्रति पुरुष की आसक्ति दैनिक जीवन में कार्यकरण संबंध की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस प्रकार खनवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय का एकमात्र कारण युद्ध भूमि में संयोगवश राणा सांगा का घायल हो जाना ही नहीं था, अपितु इसके अन्य कारण भी थे। ऐसी स्थिति में ओक्शाट का यह मत तर्कसंगत प्रतीत होता है कि इतिहास में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संयोग का आशय एक या अनेक कारणों के टकराव से किसी अन्य कारण का उत्पन्न होना होता है। इतिहास में आर्थिक कारण। रसल ने लिखा है कि इतिहास की प्रत्येक घटना में आर्थिक कारण की खोज करने का अभिप्राय इतिहास को अनैतिक स्वरूप प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए यूरोप में औद्योगिकरण का मूल कारण आर्थिक नहीं वरन वैज्ञानिक खोजें थी। गैलीलियो के वैज्ञानिक आविष्कार को आर्थिक कारणों का परिणाम कहना तर्कसंगत नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इतिहास की घटनाओं का मूल कारण आर्थिक नहीं हो सकता। लेकिन रसल का यह कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आर्थिक कारण इतिहास की आधारशिला है। यदि इतिहास मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी हो
है तो यह अटूट सत्य है कि मनुष्य भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण के अनुकूल कार्य करता है। अतः कहा जा सकता है कि मनुष्य के कार्यों का कारण भौगोलिक परिस्थितियां तथा पर्यावरण होता है। मानवीय इतिहास इन्हीं कारणों का परिणाम होता है। इतिहास के पृष्ठों को देखने से पता चलता है कि बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्रांतियों का नेतृत्व आर्थिक कारणों ने ही किया है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि आर्थिक कारणों ने ही निर्मित की थी। कार्ल मार्क्स का मत है कि आर्थिक आवश्यकताओं ने यूरोपीय नाविकों को विश्व के अन्य भागों में खोज करने के लिए बाध्य किया। मध्य एशिया के इतिहास में मंगोलों का विनाशकारी आक्रमणों का वास्तविक ध्येय आर्थिक लाभ ही था। शासकों की आर्थिक संपन्नता ही उन्हें साम्राज्यवादी बना देती है। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय भी आर्थिक कारणों का परिणाम था। इसी प्रकार दो विश्व युद्ध के अनेक कारणों का में मूल कारण आर्थिक ही था। अतः मार्क्स का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का नेतृत्व आर्थिक कारण ही करते हैं। अब हम कारणवाद तथा ऐतिहासिक व्याख्या की विवेचना करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि किसी ऐतिहासिक घटना के एक नहीं अनेक कारण होते हैं, लेकिन इतिहासकार की दूरदर्शिता पर निर्भर करता है कि वह किस क्रमबद्धता के आधार पर कारणों का विश्लेषण करे। प्रत्येक इतिहासकार अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर कारणों की सार्थकता को सिद्ध करता है। कारणों के विश्लेषण में इतिहासकार की जाति, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता, धर्म आदि महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। पहला है कारण और इतिहासकार में संबंध। वस्तुतः कारण एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए इतिहासकार तथा कारण का उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना इतिहासकार और तथ्य का। जिस प्रकार तथ्य के अभाव में इतिहासकार अक्षम है और इतिहासकार के बिना तथ्य निर्जीव होता है, उसी प्रकार कारण और इतिहासकार का घनिष्ठ संबंध होता है। इतिहास के निर्माण का आधार इतिहासकार द्वारा तथ्यों को क्रमबद्धता रखना है। इतिहासकार द्वारा प्रमाणित सामान्य तथ्य भी ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। कारणों के प्रति इतिहासकार का यही दृष्टिकोण इतिहास की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। इस प्रकार इतिहासकार और कारणों का संबंध अन्योन्याश्रय तथा द्विपक्षीय होता है। इतिहासकार की व्याख्या ही कारणों के चुनाव तथा क्रमबद्धता का नियमन करती है। इतिहासकार अतीत के अनुभवों के निचोड़ निकालकर उसे तर्कपूर्ण व्याख्या और शोध के योग्य बनाता है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथ्य एवं कारणों के चुनाव की प्रक्रिया ही इतिहास है। इसलिए इतिहासकार को अपनी ऐतिहासिक व्याख्या के प्रभाव की तुलना में कारण को ही अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरा, कारण तथा परिस्थिति में संबंध। कार्यकरण संबंध का आशय घटनाओं के संबंध को निश्चित करना है। घटना उसे कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। कुछ अन्य छिटपुट घटनाएं भी मुख्य घटना में सहायक होती है। मुख्य घटना को कारण तथा अन्य छिटपुट घटनाओं को परिस्थिति का नाम दिया जाता है। कोई भी घटना अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम होती है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण सेरोजेवा हत्याकांड की घटना ही नहीं थी, वरन उसके अन्य बहुत से कारण भी थे। वे अन्य कारण ही परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, वास्तविक तथा मूल कारण में अंतर। गार्डिनर ने घटना संबंधी अनेक कारणों का विश्लेषण करते हुए वास्तविक तथा मूल कारण के अंतर को स्पष्ट किया है। इतिहासकार का कर्तव्य यह है कि वह गौण कारकों के संदर्भ में मूल कारणों के व्यापक प्रभाव की व्याख्या करे। इतिहासकार व्याख्या में गौण कारण, मूल कारण, सहायक कारण, आकस्मिक कारण तथा अंतिम कारण को क्रमबद्धता प्रदान करता है। वाल्स का मत है कि समस्त कारणों के ऊपर कोई अंतिम कारण नहीं होता, बल्कि सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चौथा है मूल्यात्मक निर्णय। कार्यकरण के संबंध में इतिहासकार की व्याख्या उद्देश्य मूलक और मूल्यात्मक होती है। इतिहास की व्याख्या के साथ साथ मूल्यों के आधार पर गुण दोष के विवेचन भी संयुक्त रहता है। वाल्स ने लिखा है कि इतिहासकार की व्याख्या साक्ष्य प्रधान होनी चाहिए, न कि मूल्य प्रधान।
अतः इतिहास की व्याख्या में साक्ष्यों की प्रधानता देने का आशय मूल्यों को गौण स्थान देना है, क्योंकि इतिहासकार साक्ष्यों की सीमा में जकड़ा हुआ रहता है। फिर भी प्रत्येक इतिहासकार कारणों की क्रमबद्धता में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और आर्थिक मूल्यों को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार प्रधानता देता है और उसका दृष्टिकोण मूल्यात्मक निर्णय पर ही आधारित होता है। पांचवा है इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण। प्रत्येक इतिहासकार किसी घटना के कारणों की व्याख्या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से करता है। इतिहासकार एक वैज्ञानिक नहीं होता और न ही वह किसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। इतिहास में प्रयोग के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। इतिहासकार का अनुभव अनुमानित तथा परिकल्पनात्मक होता है। एक इतिहासकार सेनापति और राजनीतिज्ञ के समान घटना के सभी पक्षों की समीक्षा करता है, परंतु वह अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालता। उसका निष्कर्ष किसी घटना अथवा व्यक्ति के संबंध में साक्ष्यों पर आधारित व्यक्तिगत न्याय होता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण द्वारा उसके निष्कर्ष को प्रभावित होना स्वाभाविक तथा न्यायोचित होता है। छठा है भविष्य का अनुमान। अतीत तथा वर्तमान के बीच वर्तमान एक काल्पनिक विभाजन रेखा है। इतिहास का उद्देश्य अतीत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होता है। डेवी का मत है कि अतीत का अध्ययन हम सुरक्षित तथा वैभवपूर्ण वर्तमान के लिए करते हैं। इसका एकमात्र सुखद भविष्य ही की कल्पना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।